हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में जैसे अपन ने मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह पढ़ा था, ठीक है। उस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक। अब इसमें अपन पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज। और न्यूटन्स लॉज में जैसे आप लोग देखते हैं कि न्यूटन्स जो लॉज है उसमें सेकंड लॉ मेन लॉ है। मतलब न्यूटन्स लॉ में आपसे बहुत बार पूछा था कि न्यूटन्स रियल लॉ इज, तो न्यूटन्स लॉ में रियल लॉ न्यूटन्स सेकंड लॉ होता है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से ही फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को अपन समझा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब न्यूटन से रियल लॉ कौन सा है? न्यूटन सेकंड लॉ। तो आज की क्लास में, आज की वीडियो में अपन मेनली न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड थ्योरी और उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है? वैसे फर्स्ट लॉ तो आप लोग जानते हैं कि जैसे अपन फर्स्ट लॉ की बात करें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया सभी को बेसिक क्लास, छोटी क्लास से आप देखते आते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। मींस जब तक ऑब्जेक्ट पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगा। इसी को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ। तो ये तो आप सभी जानते हैं। अपना मेन मोटो है न्यूटन सेकंड लॉ को अच्छे से डिस्कस करना और उस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें फिर अपने लिए मैंने भी बताया कि आपको अपने लिए न्यूटन सेकंड लॉ मेन है। तो न्यूटन सेकंड लॉ आप सभी जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इन न्यूटन सेकंड लॉ, उसको अपन लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। और वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब डेल्टा पी मोमेंटम वेक्टर है तो वही एरो लगाया, तो ये किसके इक्वल होगा? एक्सटर्नल फोर्स के, ठीक। और या स्मॉल, थोड़े थोड़े स्मॉल चेंज के लिए अपन बात करें, यानी मोमेंटम में वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए अपन बात करें तो dp by dt मींस डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, यानी एक्सटर्नल फोर्स यदि अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। ड्यू टू इंटरनल फोर्स मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ में जो फोर्स लेते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं, ठीक। अब देखिए मोमेंटम होता मास इनटू वेलोसिटी, तो न्यूटन सेकंड लॉ को अपन डेल्टा p बाय डेल्टा t और क्या लिख सकते हैं? डेल्टा mv अपॉन डेल्टा t। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर मास इनटू वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, तो अब इसमें अपन दो केस बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ की दो केस बन सकते हैं कि व्हेन मास इज कांस्टेंट। तो देखिए यदि मास कांस्टेंट है तो मास को अपन बाहर ले लेंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ हो जाएगा F इज इक्वल टू m इनटू डेल्टा v बाय डेल्टा t। और डेल्टा v बाय डेल्टा t रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू ma। और ये फर्स्ट केस ही सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रहता है। तो जब भी मास कांस्टेंट रहे तो एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। और आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर जब भी न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं तो अपने दिमाग में आता है F इज इक्वल टू ma, क्योंकि वहां पर ज्यादातर मास कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन यदि मास कांस्टेंट होने के बजाय मास यदि वेरिएबल है और स्पीड कांस्टेंट है, मास वेरिएबल और स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड बाहर आ जाएगी, तो फिर एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगा? v इनटू डेल्टा m बाय डेल्टा t। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं, रेयरली ऐसे 4-5 केसेस होते हैं जिनमें मास यदि वेरिएबल है और स्पीड कांस्टेंट है तो फोर्स क्या यूज करेंगे? हमेशा v इनटू डेल्टा m बाय डेल्टा t। क्लियर है? तो वेरिएबल मास के एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे रॉकेट प्रपल्शन। रॉकेट प्रपल्शन में क्या होता है? जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है तो मास वेरी होता है ना। तो रॉकेट का मास यदि चेंज हो रहा है तो फिर वहां पर फोर्स ये यूज करेंगे। ऐसे जैसे किसी होज पाइप से पानी बाहर निकल रहा है, जैसे किसी मोटर का पाइप है उससे पानी इजेक्ट हो रहा है, पानी बाहर आ रहा है, तो पानी किस रेट से बाहर आ रहा है उसके पानी की डिलीवरी की रेट डेल्टा m बाय डेल्टा t दी रहेगी, और पानी जिस कांस्टेंट स्पीड से बाहर आ रहा है वो दिया रहेगा। तो पानी किसी कांस्टेंट स्पीड से डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो वहां पानी की डिलीवर होने की रेट दी रहेगी, तो वहां पर फिर ये फोर्स यूज करेंगे v इनटू डेल्टा m बाय डेल्टा t। या जैसे कोई कन्वेयर बेल्ट है ना, जैसे कोई मशीन है उसके ऊपर पुली के ऊपर कोई बेल्ट घूम रहा है, तो देखो बेल्ट जो है वो तो एक कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा और उसके ऊपर अपन कोई मास गिरा रहे हैं किसी कांस्टेंट रेट से, मतलब मास की गिराने की रेट डेल्टा m बाय डेल्टा t दी है, तो फिर वहां फोर्स यूज होगा v इनटू डेल्टा m बाय डेल्टा t।
तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं, कन्वेयर बेल्ट वाला, ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन वाला, ठीक, वाटर होज पाइप से पानी के बाहर निकलने वाला, ऐसे केसेस में मास की रेट डेल्टा एम बाई डेल्टा टी दी रहेगी, तो फिर फोर्स यूज करेंगे v इंटू डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। क्लियर है? तो ये न्यूटन सेकंड लॉ में ये दो कंडीशंस बन जाती है, ठीक। चलिए इसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ की अपन बात करें, तो न्यूटन थर्ड लॉ आप सभी लोग बेसिक क्लास से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। तो चलिए इसको आप लोग जानते हैं, इस पर ज्यादा अपन बात नहीं करें, क्लियर है? क्योंकि आज अपनी क्लास में मेन अपने को न्यूटन सेकंड लॉ और उसके ऊपर क्वेश्चंस को अपने को डिस्कस करना रहेगा, ठीक। ऐसे ही अपन थोड़ा सा इंपल्स के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में न्यूटन सेकंड लॉ में साथ में यूज होगा। तो इंपल्स जिसका सिंबल अपन लेते हैं टाउ, ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और इंपल्स क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई करें, है ना। जैसे अपन किसी गन से कोई बुलेट फायर करें, ठीक, जैसे कोई गोली छोड़े अपन और गोली किसी दीवार से टकरा रही है, कहीं किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, तो जो बुलेट है वो बहुत कम इंटरवल के लिए टकराएगी, गोली किसी दीवार वगैरह के लिए बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए टकराएगी। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाते हैं बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई करें, तो फिर उस लगा गए फोर्स और उस लेस टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट है उसका मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल होगा? इंपल्स के। तो इंपल्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, जहां पर ये टाइम इंटरवल जनरली बहुत कम होता है, क्लियर है। तो अप्लाइड फोर्स और लेस टाइम इंटरवल का मल्टीप्लिकेशन इंपल्स के इक्वल होगा, ठीक। लेकिन अब अपन जानते हैं कि फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, न्यूटन सेकंड लॉ से। तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफ इनटू डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा पी के। मतलब यहां से ये क्या समझ आया कि चेंज इन मोमेंटम इंपल्स के इक्वल होता है। तो इंपल्स किसके इक्वल हुआ? एफ इनटू डेल्टा टी और चेंज इन मोमेंटम के, क्लियर। अब जैसे बहुत बार न्यूमेरिकल्स में फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दिया रहता है, ठीक। तो एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ किसके इक्वल होगा? इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम के। तो जब भी कहीं फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हो और उससे आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, इंपल्स निकालना हो, या इनिशियल वेलोसिटी दी फाइनल वेलोसिटी निकालना हो, फाइनल वेलोसिटी दी इनिशियल वेलोसिटी निकालना हो, तो उस फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है। तो उससे आपको क्या पता लग जाएगा? डेल्टा पी। तो डेल्टा पी यदि मालूम है, चेंज इन मोमेंटम मालूम है, तो आप स्पीड वगैरह निकाल सकते हैं, क्लियर है? ठीक है। तो ये अभी थोड़ा सा ब्रीफ में अपने न्यूटन्स लॉ डिस्कस किए, उसमें से सेकंड लॉ मेन है, ठीक। चलिए इसमें आगे अब मैंने बताया शुरू में अपना मेन मोटो है यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ की क्वेश्चंस करना है। तो क्वेश्चंस करने से पहले, क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखिए कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो है F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो अब ज्यादातर क्वेश्चंस में अपने को डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम का यदि मैग्नीट्यूड निकालना हो, उसका मोड निकालना हो, तो देखिए जैसे उसका अपन मोड निकाला हो, तो अपने को देखिए जो डेल्टा पी है उसका यदि मैग्नीट्यूड या मोड निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे? देखिए चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। यानी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन देखिए अब इसका मैग्नीट्यूड या मोड अपने को निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मोड निकालने का फार्मूला वो वेक्टर सबट्रैक्शन वाला लगेगा। दो वेक्टर के सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकालने वाला फार्मूला लगेगा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। तो जब भी आपको कहीं न्यूमेरिकल्स में डेल्टा p का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वेक्टर कॉन्सेप्ट से निकालें, ये अच्छे से ध्यान रखना है स्पेशली। और देखो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ऐसे टकरा के वापस रिबाउंड हो जाता है। जैसे आपने कोई बॉल फेंकी, किसी बॉल को किसी दीवार की तरफ, किसी वॉल की तरफ फेंका, वो टकरा के वापस आ गई, टकरा के अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, रिबाउंड्स हो गए। तो इफ हियर ऑब्जेक्ट रिबाउंड्स, तो देखो टकरा के रिबाउंड्स हो रही है मतलब वापस आ रही है, मतलब ऐसे गई और टकरा के वापस आ गई, तो यहाँ पर वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो कितने एंगल से हो गया? 180 डिग्री से, ठीक है। मतलब सपोज v1 स्पीड से गई और v2 स्पीड से वापस रिबाउंड हो गई, तो कितने एंगल से घूम गई वो? 180 डिग्री से। तो थीटा, ये जो ऊपर फार्मूला इसमें थीटा यदि अपन 180 डिग्री ले तो cos 180 डिग्री होता है -1, तो ये हो जाएगा फिर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2v1 v2। फिर इसको अपन आगे सोल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा m इंटू v1 प्लस v2। मतलब जब भी ऑब्जेक्ट रिबाउंस होके वापस आए तो डेल्टा v को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मास इंटू v1 प्लस v2। लेकिन यदि और किसी अनदर एंगल पर यदि वो जा रहा है तो फिर ये वेक्टर कॉन्सेप्ट से निकाले, रिबाउंस होके वापस आ रहा है तो डायरेक्ट वेलोसिटी का चेंज क्या होगा v1 प्लस v2। ठीक है, तो डायरेक्ट वेलोसिटी का चेंज v1 प्लस v2 हो जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है, अब इसमें एक और न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर केसेस में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किसी होज पाइप से, यानी जैसे कोई मोटर पंप है उसकी किसी पाइप से पानी बाहर आ रहा है। जैसे अपन मोटर पंप चलाते हैं तो उससे जो पानी निकलता है, किसी नली से जो पानी बाहर निकलता है उसके कारण जो फोर्स लगेगा, जैसे किसी पानी की धार अपन कहीं टकरा है, पानी की धार किसी ऑब्जेक्ट पर टकरा है तो उस ऑब्जेक्ट पर उसके कारण फोर्स लगता है। तो उस पानी की धार के कारण जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा वो अपने को यदि निकालना हो तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला अपन बना लेते हैं जो आगे डायरेक्ट यूज होता है। क्लियर है? तो देखिए ये क्वेश्चन अक्सर आता है तो उसका एक डायरेक्ट फार्मूला ही बना ले, उसको याद रखें कि वाटर इज इजेक्टिंग फ्रॉम एनी होज पाइप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए विद स्पीड v देन फोर्स ड्यू टू दिस। यानी किसी होज पाइप, कोई होज पाइप है, पाइप समझते हैं आप, जिसका सामने का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और उससे पानी किसी कांस्टेंट स्पीड से बाहर आ रहा है। तो होज पाइप से पानी किसी स्पीड से बाहर आ रहा है तो उसके कारण जो सामने वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा पानी की धार के कारण, उसको निकालना हो तो यहां फार्मूला यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ की सेकंड कंडीशन v * डेल्टा m बाय डेल्टा t। देखो ये वाला क्यों यूज करा, क्योंकि पानी जो बाहर निकल रहा है होज पाइप से उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन पानी जो बाहर निकल रहा है उसकी रेट, देखो पानी किसी एक रेट से डिलीवर हो रहा है, मतलब पानी जो बाहर गिर रहा है उसका मास जो है किसी एक रेट से गिर रहा है, मतलब यहाँ मास वेरिएबल है। जैसे अपन आगे कोई बाल्टी रख दे तो धीरे धीरे बाल्टी भर जाएगी ना, तो जो मास गिर रहा है वो वेरी हो रहा है। तो पानी के गिरने की रेट आपको दी रहेगी, पानी के बाहर निकलने की रेट आपको दी रहेगी, इजेक्ट होने की रेट दी रहेगी। ठीक है, तो उससे अपन एक फार्मूला बना रहे डायरेक्ट। तो देखो इसलिए फार्मूला कौन सा यूज करा, वो स्पीड कांस्टेंट और मास वेरिएबल वाला। अब देखिए यहाँ पर जनरली आपको यदि मास के डिलीवर होने की रेट नहीं दी हो बल्कि उसकी स्पीड दी हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्पीड के नाम से फार्मूला बना रहे हैं। तो जैसे होज पाइप है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया a और स्पीड v से पानी बाहर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मास की प्लेस पर अपन ले लेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और पाइप जनरली सिलेंड्रिकल होता है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर ले ली रो। क्लियर है? तो यहाँ पर मास की जगह ले लिया मैंने al रो। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी तो अंदर बचेगा डेल्टा l बाय डेल्टा t, और डेल्टा l बाय डेल्टा t क्या हो जाएगा, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ वाटर। तो इसकी जगह पर v लिख दें, एक v पहले से है तो ये हो जाएगा v²। ठीक है, तो जब भी किसी भी होज पाइप से किसी स्पीड से पानी बाहर आ रहा हो, स्पीड दी हो और पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हो, तो होज पाइप के लिए डायरेक्ट फोर्स का फार्मूला बन गया a रो v², इसको याद ही कर लो। तो किसी होज पाइप से पानी के किस रेट से किस स्पीड से बाहर आ रहा है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हो तो डायरेक्ट a रो v² फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स करने से पहले जो दो कुछ रिलेशंस अपने को यूज होंगे वो मैंने यहाँ पर पहले समझा दिए। अब अपन इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम एनी होज पाइप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वाटर इज इजेक्टिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एंड इट स्ट्राइक्स ऑन एनी ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम, देन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज। ठीक है, तो आप इसको पहले खुद ट्राई करके सॉल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर जैसे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, और उस पर ऐसे एक पानी की धार गिर रही है ना, एक पानी की जो है पानी इसके ऊपर टकरा रहा है किसी स्पीड से। क्लियर? मतलब किसी होज पाइप से पानी इसके ऊपर टकरा रहा है तो इसके में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो देखो होज पाइप के कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है, होज पाइप से जो पानी बाहर निकल रहा है उसके कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है उसका अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसको अपन ma इक्वल कर दें। अब यहाँ होज पाइप से जो वाटर रिजेक्ट होता है तो होज पाइप के वाटर के कारण जो फोर्स लगता है उसका फार्मूला अपन बनाया था ऊपर a रो v², तो उसको a रो v² इक्वल कर दें। ठीक है, तो यहाँ से ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा a रो v² अपॉन m। ठीक है, ये दे रखा आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में लेंगे, मीटर स्क्वायर में ले यूनिट का ध्यान रखें। वाटर की डेंसिटी होती है
m के इस यूनिट में 1000, ठीक है, और स्पीड दे रखी 10, उसका होल स्क्वायर, अपन ब्लॉक का मास दिया है आपको 5 kg, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करके अपन फिर आगे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक, क्लियर है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, देखिए ये पावर हो गई अपन 5 से -1, ठीक है, -4 एक बचेगी, यानी बचेगा 25 5, यानी ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। चलिए इसमें सेकंड क्वेश्चन अपन बनाते हैं सेम, कि इफ अ वाटर जेट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए strikes on any wall with speed v at an angle theta with horizontal as in diagram and it rebounds with the same speed at same angle, then force on the wall is, मतलब देखिए एक वाटर जेट जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है, मतलब जैसे कोई ये किसी होज पाइप से टकरा रहा होगा, ठीक है, ये होज पाइप मान ले इसको, तो होज पाइप का एरिया क्रॉस सेक्शन है और उससे पानी जो बाहर आ रहा है वो स्पीड v से दीवार पर टकरा रहा है ओरिजेंटल से थीटा एंगल पर, और फिर टकरा के वो वापस सेम स्पीड से सेम एंगल से रिबाउंड हो रहा है, तो इसके कारण दीवार पर वाल पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ये v जो है, ये वेलोसिटी जो है वो किसी एंगल पर है, तो इसके अपन कंपोनेंट्स करें तो देखो वेलोसिटी का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये जो जिस स्पीड से टकरा रहा जिस वेलोसिटी से टकरा रहा उसका इधर कंपोनेंट आएगा v cos थीटा और इधर आएगा v sin थीटा, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करें। फिर जो रिवॉल्व होके जा रहा है उस वेलोसिटी के भी कंपोनेंट करें, तो इसका इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, v cos थीटा और इधर आएगा v sin थीटा। तो देखिए डायग्राम से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर टकराने से पहले और टकराने के बाद में v sin थीटा की ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब v sin थीटा तो सेम डायरेक्शन में, तो उसके कारण तो वेलोसिटी का चेंज 0 हो जाएगा। देखो v sin थीटा में तो ना डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी ना डायरेक्शन में चेंज हो रही है ना मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी 0, तो इसके कारण कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। पर देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टकराने से पहले वेलोसिटी इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नाम थी और टकराने के बाद नेगेटिव एक्स एक्सिस के नाम हो गई, तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा किसके कारण होगा, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए तो फिर अपन वही न्यूटन सेकंड लॉ लगाए, तो वाटर इजेक्ट हो रहा है। अब ये देखो ये v cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन हो गया, मतलब टकरा के ऐसे अपोजिट डायरेक्शन हो गया, और अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब भी वेलोसिटी रिबाउंड्स हो जाए अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो वो क्या होती है, डायरेक्ट एड हो जाती है, तो v cos थीटा ड्यू टू, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज कितना हो जाएगा 2v cos थीटा, ठीक है। और किसी होज पाइप के लिए वाटर जेट के लिए जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन a दिया हो उसके लिए अपन फार्मूला क्या लेते हैं, a rho v स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो वो ये v cos थीटा रिबाउंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल एड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2v cos थीटा, आप लोग वो v इसमें अंदर ऐड हो गया, मतलब आंसर आ जाएगा ये 2a rho v स्क्वायर इनटू cos थीटा, ठीक है। तो वो जो अपने a rho v स्क्वायर जो इजेक्ट होज पाइप के लिए बना रखा वो डायरेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का कंपोनेंट cos थीटा रिबाउंड हो रहा है इसलिए ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा 2a rho v स्क्वायर cos थीटा, ठीक।